अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जनरल रिलेटिविटी का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने जनरल रिलेटिविटी के कुछ प्रिंसिपल्स को जो है वो डिस्कस किया था। तो वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ी थी। तो मैक्स प्रिंसिपल के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस था, उसके अंदर दोनों फॉर्म्स को हमने डिफ़ाइन कर दिया था। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वीक फॉर्म को। स्ट्रॉन्ग फॉर्म को कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था। वीक फॉर्म को आज हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं कि वीक फॉर्म के अंदर आपके पास क्या आता है। तो वीक फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर हम बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मैसेज जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो आपके पास मैसेज आएंगे, इनको अपने शॉर्ट के लिए भी याद रखना है। पेपर में अक्सर शॉर्ट के अंदर जो है वो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास न्यूटन थ्योरी, बेसिकली जो वीक फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, ये हमें न्यूटन लॉ है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इसके अकॉर्डिंग मैथ्स की डेफिनेशन बताती है। तो आपके पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है इनर्शियल मैथ्स की। तो इनर्शियल मैथ्स बेसिकली क्या है, हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था कि आपके पास कोई भी बॉडी है जो कि मोशन के अंदर है, तो वो कितना रेजिस्ट करती है अपनी मोशन को। तो बेसिकली वो जो है वो इनिशियल मैथ डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे ये लिखा है द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनिशियल मैथ। तो इनिशियल मैथ को हम यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन से लिख सकते हैं। ए प्राइम यहाँ पे इनिशियल मैथ डिनोट करेगा, और यहाँ पे एम प्राइम यहाँ पे इनिशियल मैथ को डिनोट करेगा। और एम प्राइम जो है इसका ग्रेविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी क्योंकि आप आगे जैसे पढ़ेंगे भी कि इनिशियल मैथ बेसिकली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन की वजह से होता है। और जो आगे ग्रेविटेशनल मैथ आता है, तो वो बॉडी के अंदर जो बॉडी के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, उसकी बेसिस पे जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इनिशियल मैथ आपने डिफ़ाइन कर दिया। आगे आपके पास आते हैं ग्रेविटेशनल मैथ। ग्रेविटेशनल मैथ के दो टाइप्स हैं, पैसिव ग्रेविटेशनल मैथ और एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ। अब इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो जैसे कि पहले बताया कि ग्रेविटेशनल मैथ बेसिकली के बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम बताते हैं। तो अब पैसिव और एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ के अंदर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस इस तरह आता है कि अब जो आपके पास पैसिव ग्रेविटेशनल मैथ है, ये बताता है कि आपके पास बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगने की वजह से बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। यानी यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस मेजर्स हाउ ए बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये चीज़ जो है वो पैसिव ग्रेविटेशनल मैथ बताएगी। अब यहाँ पे हमने पैसिव ग्रेविटेशनल मैथ को जो है वो MP से डिनोट कर दिया है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने बताया कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड को फाई से डिनोट कर दिया। तो अब वो जो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, उसका फार्मूला हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस एम पी। यहाँ पे आप बेशक सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख लीजिएगा, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा कि ये पैसिव मैथ है, साथ में डेल फाई जो बेसिकली अभी हमने डिफाइन कराया कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो ये जो यहाँ से जो आप मैथ निकालेंगे वो होगा पैसिव ग्रेविटेशनल मैथ। तो आगे अब हम आते हैं एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ के ऊपर। तो अब हमारे पास एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ आ गया। जैसे कि अभी बताया था कि हमारे पास जो मेन डिफरेंस इनके अंदर आ रहा है, दोनों ग्रेविटेशनल मैसेज ही हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। जो एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ है, ये किस वजह से है, ये बताता है कि आपके पास कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है। यानी पैसिव के अंदर ये था कि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड को। और जो एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ है, वो ये बताता है कि बॉडी जो है वो खुद कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से मैथ आ रहा है। तो यहाँ से ये मेन डिफरेंस बना। अब यहाँ पे हमने सेम ऐसे करना है कि एक नोटेशन यूज़ कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल प्राइम की नोटेशन यूज़ किया। अगर आप बुक के लिहाज से चलेंगे तो आपके पास बुक के अंदर MAG से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे M डबल प्राइम से एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ को डिनोट किया है। तो अगर ये किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ा हुआ होगा मैथ, तो और डिस्टेंस उसका होगा और अगर ऑरिजिन से बात करें तो हमारे पास जो मैथ आएगा वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड फाई की टर्म में कैसे आएगा, -G M डबल प्राइम बाई R। तो इस टर्म से आप जो है वो एक्टिव ग्रेविटेशनल मैथ को डिफाइन कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंस जो प्रिंसिपल है वो क्या कहेगा, वीक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल,
कि आपके पास जो हमने तीनों टाइप्स पढ़ी, एक्टिव, पैसिव और इनर्शियल मैस, ये तीनों मैसेज जो हैं बॉडी के ये इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द एक्टिव ग्रेविटेशनल मास m डबल प्राइम, पैसिव ग्रेविटेशनल मास mp एंड इनर्शियल मास m प्राइम आर कंसिडर्ड इक्वल। इन तीनों को इक्वल कहा जाए तो ये किस में होगा? इक्वलेंस प्रिंसिपल, और ये आपके पास जो है वो वीक फॉर्म है इक्वलेंस प्रिंसिपल की। और यहाँ पे हम फिर इसकी एक और फॉर्म कह सकते हैं, एक और फॉर्म भी जो उसको कैसे स्टेट किया जा सकता है वीक इक्वलेंस प्रिंसिपल की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बेसिकली कपल्ड है टू एवरीथिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो लिंक आ जाता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जो से भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उनके मास और एनर्जी की इंटरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेस टाइम कर्वेचर आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले जितनी भी फॉर्म्स हैं एनर्जी की, मैटर की, वापस में इंटरेक्ट करेंगी ग्रेविटी के थ्रू, तो मतलब उनके ऊपर जो है वो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। तो इससे मुराद ये है, कपल्ड का मतलब ये है। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो बताया गया, समझाया गया कि कैसे हमारे पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जो है वो इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। तो स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर बेसिकली आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम को डिस्कस किया जाता है। तो स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर जो है वो आपको पता है कि मिन्कोस्की कोऑर्डिनेट्स हमने यूज़ किए थे पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर हमारे पास कोई भी टेस्ट पार्टिकल है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? d² xi/dt² इक्वल्स टू 0। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसको देख लें कि आपके पास एक इक्वेशन ये बनी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए यानी स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आएँ तो ये वाली इक्वेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे? d² x/dt²। तो एज इट इज़ आया, यहाँ पे हमने एक गैमा फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया और साथ में आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग dxj/dt इंटू dxk/dt इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो टर्म हमने यूज़ किया है गैमा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? अब क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपके पास बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और जो इनर्शियल फ्रेम है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसके अंदर हमारे पास इफेक्ट आ जाएगा पार्टिकल की मोशन के ऊपर डिफरेंट इनर्शियल फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो फॉर्म होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी। हम जस्ट ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ गैमा वाली टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि जो इफेक्ट है बाकी इनर्शियल फोर्सेस का उसको भी अकाउंट किया जा सके। तो अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे पहले मैंने डिफाइन करा दिया इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, जो कि अभी इक्वेशन लिखी थी d² x/dt² इक्वल्स टू 0। अब ये हमने टेस्ट पार्टिकल के लिए लिखी है और टेस्ट पार्टिकल होता है क्या, इसको माइंड में रखना ज़रूरी है कि ऐसा ऑब्जेक्ट के जिसको हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हो और वो उसको स्टडी करें तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं वो उनको वो इन्फ्लुएंस ना करे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेस्ट पार्टिकल इज स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द सिस्टम सिग्निफिकेंटली। यानी हम उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को जब स्टडी करेंगे तो उससे हमारे पास जो सिस्टम है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो तो सेम वही आ गई d² x/dt²। अब ये हमारे पास के कब है? इन दी एब्सेंस ऑफ एनी फोर्सेस इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तक को भी हमने कंसिडर यहाँ पे नहीं करना, ये हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके अंदर हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसिडर नहीं करना। तो पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा और अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एक किस्म की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म बन जाती है, जो कि यही कहती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि बॉडी अगर रेस्ट पे है या फिर मूव कर रही है स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ भी, तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी, यानी कांस्टेंट मोशन जो है वो उसकी कंटिन्यू रहेगी। तो ये हमारे पास वो वाली फॉर्म बन जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या है कि मोशन जो है वो इफेक्टेड होगी ड्यू टू इनर्शियल फोर्सेज, जो हमारे पास एडिशनल फोर्सेज आ जाएंगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी जैसे कि पहली स्लाइड के अंदर बताया है। तो यहाँ पे हमारे पास गैमा वाली टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है ताकि हम इनर्शियल फोर्सेस को भी अकाउंट कर सकें, उनके इफेक्ट को भी चेक कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो गैमा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन इनर्शियल यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट आएगा पार्टिकल की मोशन के ऊपर, उनको स्टडी करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस की वायलेशन जो है
वो लीड करती है कि पार्टिकल की जो मोशन होती है वो मटेरियल डिपेंडेंट बनती है। अब कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है फॉर दी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल थीटा फाइंड दी एक्सेलरेशन डिपेंडेंस ऑन दी रेशियो m1 ओवर mg। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक सिस्टम ले लिया कि जो इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी मौजूद नहीं है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे एक मैस जो है वो डाउनवर्ड जो है वो स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन के बगैर। तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो किसी सरफेस पे पड़ी हुई है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, एक नॉर्मल फोर्स और एक ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी की वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो अब बॉडी क्योंकि मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन भी होगी, तो ये एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे डिनोट कर दी है m1a यानी a से डिनोट कर दी है, और मैस जो है वो m1 जो कि इनर्शियल मैस है ये हमने यहाँ पे m1 से डिनोट कर दिया बॉडी की एक्सेलरेशन की वजह से। और यहाँ पे जो mg लिखा है तो mg बेसिकली इसका जो है वो ग्रेविटेशनल मैस यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है कि फोर्स को, इस वेट को जो है वो रिजॉल्व कर देना है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह रिजॉल्व करेंगे कि वेट का एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा इस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर, और एक जो है वो कंपोनेंट जो है वो इसकी एक्सेलरेशन के अलोंग आएगा यूँ इस जानिब। तो यहाँ पे ड्रा नहीं हो पा रहा, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड एक कंपोनेंट आएगा और एक एक्सेलरेशन के अलोंग आएगा। जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इधर तो वो नॉर्मल, आप देखेंगे कि नॉर्मल क्यू से जो है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बॉडी के अंदर जो आपके पास कंपोनेंट जो वेट का एक्सेलरेशन के अलोंग होगा वो ये वाला होगा। आप देखें, आपको पता है थीटा के साथ वाला काज होता है और थीटा के सामने वाला साइन, तो ये वाला साइन कंपोनेंट होगा, और जो नीचे ये रेड लाइन से शो हुआ है ये कॉज वाला होगा। कॉज वाला न्यू एन के साथ कैंसिल, तो सिर्फ साइन वाला जो कंपोनेंट होगा वो ऐसा होगा कि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इसी वजह से फोर्स की बैलेंसिंग करके यहाँ पे लिख दिया कि m1a जो है वो इक्वल होगा mg साइन थीटा। यहाँ से अगर हमने a की वैल्यू निकालनी है तो a एज इट इज़, और m1 जो है वो यहाँ पे डिवाइड करा दिया, तो mg ओवर m1 इक्वल टू g साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ से क्या नज़र आ रहा है कि अगर वैसे तो हमने अभी बताया वीक फॉर्म ऑफ जो इक्वलेंस प्रिंसिपल की वीक फॉर्म थी कि आपके पास वेट सारे इक्वल जो है वो इनका इफेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर वेट का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट हो ग्रेविटेशनल का मैसेस का, यानी इफेक्ट डिफरेंट हो ग्रेविटेशनल वाला और दूसरे वाला, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन फिर चेंज आएगी। वैसे तो क्या है कि बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हमारे पास सारी फोर्सेस को निगलेक्ट करें तो वो बॉडी कैसे मूव करती है, दोनों अगर फॉर एग्जांपल दो मैसेज हैं और डिफरेंट मैसेज हैं, दो बॉल्स हैं डिफरेंट मैसेज की, तो वो सेम रेट के साथ जो है वो नीचे डाउनवर्ड फॉल करती हैं, ग्राउंड के साथ हिट करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिपेंड करेगा मटेरियल डिपेंडेंट एक्सेलरेशन आएगी, यानी अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज आ जाएंगी तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी एक्सेलरेशन मेन यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मैसेज की ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मैसेज की रेशो पे डिपेंड कर रही है। ये दोनों अगर हमारे पास दोनों जो सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है वायलेशन हो रही है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की, जो कि शो करेगा कि आपके पास मटेरियल डिपेंडेंस एक्सेलरेशन आई है बॉडी की मोशन की। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है वो लिख दिया गया है कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो लीड करता है एक कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन क्या है कि आपके पास लाइट की जो जब भी प्रोपोगेशन होगी तो लाइट की जो है वो बेंडिंग आएगी। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ कवर नहीं करेगी जब भी आप जो है वो ग्रेविटी के अंडर बॉडी को जो है वो फॉल कराएंगे। और ये कैसे होगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे रीड कर देते हैं कि इफ़ द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन आर इनडिस्टिंग्विशेबल देन रेज ऑफ लाइट शुड बैंड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। कि लाइट की जो रे है उसको क्या कर जाना चाहिए, बैंड कर देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास ग्रेविटेशनल और एक्सेलरेशन की जो इफेक्ट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तभी हमने जो मैसेज थे ग्रेविटेशनल और एक्सेलरेशन के थ्रू उनको जो हमने सेम रखा था। तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एक ऑब्जर्वर है इनसाइड एन एलिवेटर दैट इज एक्सेलरेटिंग थ्रू अ ग्रेविटेशन फ्री रीजन ऑफ स्पेस। तो अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन आ गया जिसके अंदर ग्रेविटी नहीं भी है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उस लाइट की जो पाथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अ लाइट रे एंटर्स द एलिवेटर फ्रॉम ए विंडो एट एस एंड इट इज़ पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ एलिवेटर एज इट एंटर्स।
एंटर्स। तो ये कैसे है हमारे पास पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो है वो शो किया जा रहा है कि एक एलिवेटर के अंदर हमारे पास एस एक हमारे पास सोर्स है जहाँ से एक लाइट आई है विंडो के थ्रू। तो उसने स्ट्रेट जाना है दूसरी वॉल की तरफ, यानी इस वॉल से दूसरी वॉल तक लाइट ने स्ट्रेट जाना है, जो कि पैरेलल नज़र आ रही है आपको। अगर हम यहाँ से फ्लोर से देखें तो बिल्कुल पैरेलल नज़र आ रही है। तो लेकिन होगा क्या कि लाइट जब एंटर होगी तो उसी टाइम हमारे पास ये जो पूरा एलिवेटर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस एलिवेटर की मूव करने की वजह से अब क्या होगा कि जिस टाइम लाइट ने स्ट्रेट पाथ कवर करना था तो उसके बजाय लाइट स्ट्रेट पाथ कवर करने के बजाय एलिवेटर के नीचे जाने की वजह से लाइट का पाथ जो है वो बेंडिंग नज़र आएगा। तो जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि लाइट एल पाथ की तरफ जाने के बजाय एल प्राइम की तरफ चली गई। तो इसका मतलब है लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहा, कर्व बन गया। अब स्ट्रेट कब होता था, हम देखते थे कि हमारे पास जो फ्लैट कर्व आती, फ्लैट पाथ कहा जाता था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, कि आप हमारे पास जो फ्लैट पाथ कवर होता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि लाइट जो है वो कर्व पाथ जो है वो कवर करेगी इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने स्टडी करना है और इसको नोट डाउन करना है।